इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद आपके वजूद का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। अब इस प्रोटीन में जो एलिमेंट्स शामिल हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या हैं? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्लस मैंने एक बहुत बड़ा प्लस बोला है, नाइट्रोजन, राइट। अगर मैं आप लोगों से यह सवाल करूं, बात को जरा गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से यह सवाल करूं कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन 79% क्यों है, राइट, जबकि कार्बन मेरे पास सिर्फ 0.03% है और ऑक्सीजन जो है वो अबाउट 21% है, राइट। तो आपके ख्याल में क्या इसका जवाब होना चाहिए? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि नेचर ने एलिमेंट्स की कंपोजिशन को मैनेज किया एज पर इट्स यूजेज, राइट। तो आप जरा गौर से देखें कि दुनिया में आप वायरस से स्टार्ट हो, आप बैक्टीरिया की दुनिया में जाएं या फिर आप लोग प्रोकैरियोट्स में जाएं, प्रोटोक्टिस्टा में जाएं, या फिर आप लोग इससे आगे बढ़ के डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन द टर्म्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई को देखें, तो आपको सब में एक चीज कॉमन नजर आएगी कि सब का हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है या आरएनए है, राइट। नंबर 2, अगर आप अपने वजूद में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एबंडेंट जो मॉलिक्यूल आपके पास हैं, दोज आर बेसिकली प्रोटीन्स। चाहे वो आप लोगों के बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो आप लोगों की बॉडी के पार्ट्स बनाने वाले मॉलिक्यूल हों, सारे के सारे केसेस में जो चीज डोमिनेट कर रही है वो क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन में सबसे अहम चीज क्या है स्टूडेंट? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आप लोगों की बॉडी में दो जगह इस्तेमाल हुई, नंबर 1 आप लोगों की प्रोटीन बनाने में, और नंबर 2 आप लोगों के क्रोमोसोम बनाने में। आप लोगों की बॉडी में अगर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं तो हर सेल के अंदर एक ह्यूज फ्रैक्शन नाइट्रोजन की प्रेजेंट है। आई होप कि आपको मेरी इन दो बातों के बाद कायनात में हमारे इस एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन के इतनी ज्यादा फ्रैक्शन या कॉन्सेंट्रेशन होने की रीजन समझ आ गई होगी। इन्हीं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की अगर मैं अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखूं तो आपका क्या ख्याल है प्रोटीन में और कहाँ कहाँ काम आ सकती है? जाहिर है प्रोटीन से क्या मैं कोई कपड़े बना सकता हूँ? शायद आपको मेरा कार्बोहाइड्रेट वाला लेक्चर याद हो, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आपके जितने कॉटन वेयर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बने हुए। तो आपका क्या ख्याल है, आप प्रोटीन को पहन सकते हैं? जरा सोचें। यस वी कैन। यानी कि जो सिल्क वर्म है वो अपने सिल्क की जो फाइबर्स हैं वो बनाता है, और जो सिल्क फाइबर से बड़े बड़े उमरा जो पुराने बादशाह गुजरे थे वो कच्चे रेशम के कपड़े पहनते थे। यस, हम रेशम या प्रोटीन को पहन भी सकते हैं, राइट। फिर आप देखें, क्या आप प्रोटीन के बगैर कोई सांस ले सकते हैं? तो आंसर इज नो। हमारी बॉडी में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को माइन कर रही है वो क्या है? प्रोटीन है। देन मेरी फूडिंग का एक ह्यूज फ्रैक्शन क्या है? प्रोटीन है। यानी कि चाहे आप लोग चिकन की बात कर लें, चाहे आप लोग मटन की बात कर लें, आप लोग बीफ की बात कर लें, या आप लोग फिश की बात कर लें, हमारी फूड का एक ह्यूज फ्रैक्शन कहाँ से आ रहा है? प्रोटीन से आ रहा है। और शायद हम जो इतना खाने पीने वाले लोग हैं, अगर हमारी फूड में प्रोटीन शामिल ना हो तो हम तो शायद सब्जियां भी ना खा सकते, राइट। हम इतने ज़्यादा अपनी प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो गए। आप लोगों को शायद ये वाली बात भी पता होगी कि जितने भी फार्म हाउसेज होते हैं, चाहे वो डेयरी फार्म्स हैं या वो हमारे पास बीफ का है या चिकन का है या मटन का, वट एवर, उन्हें हम लोग प्रोटीन फार्म्स भी बोलते हैं, बिकॉज के में उनसे प्रोटीन ऑब्टेन हो रही होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है कुछ एप्लीकेशन। मैं हमेशा ब्रीफ रखता हूँ कि हमें इन तमाम नॉलेज की डेली लाइफ में एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। अगर मैं प्रोटीन स्टडी कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट। ये प्रोटीन मुझे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ नजर आती है, राइट। सो अब हम मूव करेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और इसकी टेक्सचुअल मींस जो आप वो इंफॉर्मेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, हम उनको बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला हमारा टास्क है वो ये है कि हम अबंडेंस देखें। तो उसी
जैसे मैंने पहले बोला, मेरी विश क्या है कि मैं आपको बुक के पैटर्न के मुताबिक लेके चलूं। तो सबसे पहली बात जो हम लिखने वाले हैं एज पर योर बुक, वो क्या है? अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज कितनी मिकदार में पाई जाती है, राइट? अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो हम बोलते हैं कि ये वेरी अबंडेंट है, और अगर कोई चीज मिकदार में कम हो तो हम उसे बोलते हैं कि लेस अबंडेंट है। तो हमारे सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम स्टूडेंट्स क्या है? प्रोटीन्स, राइट? लेकिन साइंस हमेशा किस्से कहानी को नहीं मानती, वो आपसे पेट वैल्यू पूछती है। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा बात को गौर से सुने। इस चीज को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2 के अंदर। वो पॉइंट नंबर 2 क्या है? ड्राई मैस। मैंने स्टूडेंट्स क्या किया? मैंने आप लोगों को लिया, या मैंने आप लोगों के टिश्यू को लिया, या कह ले कि मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को ले लिया जो लेस वैल्यूएबल था। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेने के बाद मैंने उसे प्लेस कर दिया एक ऐसी डिवाइस जिसे हम डेसिकेटर बोलते हैं। और डेसिकेटर इज अ डिवाइस जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर से वाटर को निकाल सकते हैं। मैं उस एनर्जी में इसको यूज कर रहा हूँ। डेफिनेटली वी कांट डू इट कि मैं आप लोगों को लूँ डेसिकेटर में डाल दूँ। मैं एनर्जी के तौर पर यूज कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को लूँ और आपको किसी ऐसी जगह में डाल दूँ जहां से आपकी बॉडी में से सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए, राइट? तो जो चीज बाकी बचेगी वो कहलाएगा आप लोगों का ड्राई मैस। अब आप लोगों के ड्राई मैस में मैं चीजों को सेपरेट कर रहा हूँ, भाई कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितने लिपिड्स है, कितनी प्रोटीन है, कितने मिनरल्स है, कितने वाइटामिन है। तो मुझे पता चलेगा कि 50% ऑफ योर ड्राई मैस इज बेसिकली प्रोटीन्स। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस वेरी वैल्यूएबल मॉलिक्यूल। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि 50% of the dry mass, it is made up of what? Protein। तो आपको ये बात पता चल गई स्टूडेंट्स कि आप लोगों को हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट मेरी टिश्यू का, मेरी बॉडी का, मेरे सेल्स का क्या है प्रोटीन। तो आंसर इज 50%, राइट? नाउ प्रोटीन के रोल्स हैं वो क्या क्या है। तो हमने अपनी ईज के लिए प्रोटीन के रोल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो जो पहला पार्ट है उसे हम लिख रहे हैं व्हाट? फंक्शनल रोल, यानी कि वो कौन कौन से काम हैं जो मेरी बॉडी में प्रोटीन्स कर रही है। तो सबसे जो यूनिक फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यू नो वेरी वेल कि इट इज बेसिकली हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर रही है और इसे HBO2 की फॉर्म में, और ये जो हमारे पास रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये होता है मेरे लंग्स में, और फिर हम इसे भेजते हैं हार्ट को, और हार्ट इसे मेरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है, राइट? फिर उसके बाद CO2 ये कहाँ बनती है? जाहिर है मेरे टिश्यूज में। अब ये वाली CO2 भी क्या करेगी? ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है, सारी नहीं, थोड़ी सी, और फिर हम इसे वापस भेज देते हैं कहाँ? लंग्स को, राइट? और ये वाली CO2 बाहर निकल जाती है, और जो हीमोग्लोबिन है वो दोबारा से रीयूज हो जाती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 वी आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का काम कर रही है। फिर आप लोगों ने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, अभी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो आपको ये वाली बात भी पता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों की बॉडी में जितने रिएक्शंस हैं वो कभी भी उस स्पीड पे ना होते जितने के वो एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो मेरी बॉडी के फंक्शनल मेटाबॉलिज्म को तेज करवाने में भी प्रोटीन्स का हाथ है। फिर हम मेरी बॉडी में स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट है? हार्मोन्स। आपको पता है कि मैं सारे हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनमें से कुछ हार्मोन्स हैं जो कि सोल प्रोटीन्स हैं, और देयर आल्सो
कैरिंग आउट व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ माय मेटाबॉलिज्म, वो भी मेरे मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ फंक्शनल रोल्स है जो मेरी बॉडी में परफॉर्म कर रही है कौन, प्रोटीन। अब इसी डायग्राम के सेकंड हाफ में हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और वो क्या है कि व्हाट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल रोल, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की बनी हुई है। स्ट्रक्चरल रोल। तो पहली बात स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सेल से। आप लोगों का सेल किस पे बाउंडेड है, सेल मेम्ब्रेन में। तो आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन का इंटेग्रल पार्ट है कौन, प्रोटीन। इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ CM स्टैंड्स फॉर सेल मेम्ब्रेन। ये मेरी सेल मेम्ब्रेन का इंटेग्रल पार्ट है। और अगर मैं सेलुलर लेवल पे जाकर देखूं तो मेरी सेलुलर एक्टिविटीज को, सेल के अंदर आने वाली चीजों को और सेल के बाहर जाने वाली चीजों की जो मूवमेंट है उसे कौन रेगुलेट कर रही है, हमारी प्रोटीन्स। तो एक लिहाज से ये भी एक फंक्शनल रोल भी है, लेकिन बाहर की सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी रोल प्ले कर रही है। फिर नंबर 2, आप लोगों के हेयर्स, जिसकी वजह से आप लोगों को स्टाइल मिलता है, मोर अप्रोप्रिएट फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड लेस अप्रोप्रिएट फॉर मेल, लेकिन बाल स्टाइल आपको हेयर से मिल रहा होता है। अगेन एक फीमेल फ्रेंडली बात कर रहा हूं, हमारे नेल्स, राइट, किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। उसके बाद हम अपनी बोन्स की बात करें तो मेरी बोन्स इनिशियली बहुत सॉफ्ट होती हैं और वो प्रोटीन्स ही की बनी होती है। आई वॉन्ट टू यूज द वर्ड मैट्रिक्स ऑफ द बोन, राइट, वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। लेकिन जब इसी मैट्रिक्स के अंदर आके कैल्शियम और फॉस्फेट ऐड होती हैं तो ये बोन हार्ड हो जाती है, राइट। तो बोन्स भी किसकी बनी हुई है, इसकी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट किस पे, हार्ट पे। आप लोगों का हार्ट, आई मीन टू से हार्ट मसल्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के। आप लोगों की आर्टरीज के मसल्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं। आप लोगों की वेन्स के मसल्स डेफिनेटली प्रोटीन्स के बने हुए। आप जो खाना खाते हैं वो आप लोगों के मुंह से स्टमक तक कैसे पहुंचता है, ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स किस वजह से हो रही है, मसल्स की वजह से, राइट। तो आप लोगों के इंटेस्टिनल मसल्स और मोर अप्रोप्रिएटली मसल्स ऑफ द होल गट, राइट, गट मसल्स। एंड वेन एवर आई से गट मसल, इसका मतलब ये है कि इसमें आप लोगों की निजाम के सारे पार्ट शामिल हो गए, च्यूइंग से लेकर भी। च्यूइंग भी आपको पता है किसी में होता है, मसल्स की वगैरह जहां लगे हुए हैं, कैरिंग आउट च्यूइंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, सॉरी। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं स्टूडेंट्स किसके ऊपर, देन वी वांट टू मूव टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वो किस तरह से पॉसिबल है, ड्यू टू 3 मसल्स। नंबर 1 एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, फिर इंटरनल इंटरकोस्टल और फिर डायाफ्राम। दीज आर ऑल मसल्स, राइट। तो आप लोगों की जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन, और नंबर 2 पे स्टूडेंट्स व्हाट, एक्सहेलेशन, ये सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही है, जाहिर है प्रोटीन्स पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल रोल्स हैं, खत्म नहीं हो गए स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग लिस्ट टू कंप्लीट, लेकिन हम बात को मजीद आगे लेके नहीं जाना चाह रहे ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन, टाइम रेस्ट्रिक्शन। तो ये लंबी लिस्ट है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों के साथ कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स। Definition of protein. Again, very simple definition कि proteins are polymers of amino acids, और अमीनो एसिड, जो नाम आप लोगों को अच्छा लगता हो आप लिख सकते हैं। आपको अमाइन साहब अच्छे लगते हैं आप अमाइन लिख लें, अगर आप लोगों को अमीन साहब अच्छे लगते हैं तो आप अमीन बोल लें। सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर का मतलब स्टूडेंट्स क्या था कि आप लोगों ने ऐसे मॉलिक्यूल्स
जिन्हें हम मर्स बीन यूनिट्स बोल रहे हैं, उसको आपने लाखों हजारों की तादाद में जोड़ लेना है। जब आप जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर। जैसे कि वॉल इज पॉलीमर ऑफ ब्रिक, वी आर पॉलीमर ऑफ सेल्स, एंड व्हाट अबाउट प्रोटीन्स? दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। अब अगली सवाल कि हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी में पाई जाने वाली प्रोटीन्स में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं, हेडिंग लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। तो अब तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो डिस्कवर किए हैं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्कवर्ड, जितने अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो कितने हैं? 170। अगर आप तमाम लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ को देखें, ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ को आप देखें, तो उनके अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो 25 अमाइनो एसिड के मिलने से बनी हुई। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन प्रोटीन्स की बात करें, इंसानों की प्रोटीन की बात करें, तो वो किसकी बनी हुई है? इन टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। अब देखना ये है कि जिस अमाइनो एसिड का हम इतने कसीदे गा रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है। सो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल अमाइनो एसिड। टिपिकल अमाइनो एसिड, तो इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा एक कार्बन का, दैट इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन। मींस वो वाली कार्बन जो बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करती है, उसे हम बोलते हैं कायरल कार्बन। और इस कार्बन का हमने नाम क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स? अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, राइट। यू नो वेरी वेल, बहुत दफा आपको बताया है मैंने कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मीन उसकी 4 वैलेंसी है। तो हम उसको ऐसे ही यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड 4, राइट। एक हाथ में स्टूडेंट्स प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अमाइनो ग्रुप। और इसके दूसरे एंड पे क्या प्रेजेंट है? ये डबल लिख रहा हूं मैं रेड, दैट इज कॉल्ड एज COOH। इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को मैं यूं भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH, एक ही बात, राइट। अब इस कायरल कार्बन के या अल्फा कार्बन के 2 हाथ अभी फारिग हैं। एक हाथ में आता है R और एक हाथ में आ जाता है व्हाट? H। जरा स्टूडेंट्स बात को गौर से देखिएगा कि ये वाली तीनों चीजें मींस अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये वाला H, ये वाली तीनों चीजें ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलती। तो फिर 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड कैसे बनेंगे? जाहिर है इस R की वजह से, राइट, इस R की वजह से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। दिस R इज बेसिकली वेरिएबल, राइट, यानी कि ये चेंज होता रहता है और इसके चेंज हो जाने की वजह से अमाइनो एसिड की शक्ल, नेचर, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग चेंज हो जाती है। अब अगर ये वाला R H के बराबर हो, समथिंग लाइक इट, अगर मैं यहां पे क्या अटैच कर दूं स्टूडेंट्स? H, तो ये बन जाएगा मेरे पास सबसे पहला अमाइनो एसिड, राइट, वेरी फर्स्ट अमाइनो एसिड, यानी कि सबसे सिंपल अमाइनो एसिड, उसमें R इज इक्वल टू H और इसका नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? ग्लाइसिन, राइट, इसका नाम क्या स्टूडेंट्स? ग्लाइसिन।
और अगर यही वाला R मैं बराबर कर दूं किसके, CH3 के, तो ये बन जाएगा इससे कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, और उसका नाम है स्टूडेंट्स क्या, वैलीन। राइट? क्या मेरे पास और किसी अमीनो एसिड का नाम प्रेजेंट है? तो आंसर इज टू मेनी। फॉर एग्जांपल, अदर एग्जांपल्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अदर एग्जांपल्स ऑफ अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलीन, ग्लूटामीन। राइट? ये भी सारे के सारे किसी एग्जांपल्स हैं, अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स। राइट? इनमें और इनमें क्या फर्क होगा, जाहिर है सिर्फ आर का, बाकी ये तीनों चीजें 1, 2 और 3 ये हमेशा क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि हाउ वी कैन डेवलप अ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि वी आर गोइंग टू कंबाइन 2 or more amino acids together to make what, a peptide bond. So let's move to this concept. Development of peptide bond. इसके लिए हमें सिंपल सी बात से शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों के पास अमीनो एसिड नंबर 1 है, AA1 stands for अमीनो एसिड नंबर 1। इसको मैं जोड़ना चाह रहा हूं अमीनो एसिड 2 के साथ, और इसको जोड़ना चाह रहा हूं अमीनो एसिड 3 के साथ, समथिंग लाइक इट। राइट? सिमिलरली मैं जोड़ना चाह रहा हूं अमीनो एसिड 1 को अमीनो एसिड 2 के साथ, और फिर अमीनो एसिड 3 के साथ, फिर अमीनो एसिड 4 के साथ। और ये भी हो सकता है कि मैं जोड़ूं अमीनो एसिड 1 से लेकर अमीनो एसिड N, मींस आखिरी अमीनो एसिड, nth अमीनो एसिड। तो यहां पे ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं स्टूडेंट्स, मैंने ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सारी लाइन जिसे मैं बोल्ड कर रहा हूं, अब ये क्या कहलाती है, ये कहलाती हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम उन्हें, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर कोई बंदा आपसे इनकी नेचर के बारे में पूछे तो यू मस्ट से कि दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, मैंने यही बोला था कि अगर मैंने सलाम लेना हो आपसे तो एक हाथ मेरा होगा और एक हाथ आप लोगों का होगा, तो हम दोनों सलाम लेने के काबिल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन इस अमीनो एसिड का है और एक इलेक्ट्रॉन इस अमीनो एसिड का है, तो दोनों समझ एक एक हाथ मिला रहे हैं, और उनके मिलाने से क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। यू नो वेरी वेल कि हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते ही उस बॉन्ड को है जहां पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। राइट? चूंकि इस वाली चेन में 2 अमीनो एसिड आपस में लिंक है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स, एक डाई पेप्टाइड चेन, डाई पेप्टाइड चेन। राइट? और इस वाली केस में देखते हैं स्टूडेंट, देख रहे हैं आप लोग कि यहां पे मेरे पास 3 क्या अटैच है, अमीनो एसिड। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, अ चेन ऑफ 3 अमीनो एसिड, और सिंपली अ ट्राई पेप्टाइड चेन। और चूंकि इसमें 4 अमीनो एसिड जुड़ गए हैं यहां पे, तो मैं इसे बोलूंगा व्हाट, टेट्रा पेप्टाइड चेन, क्योंकि इसमें 4 अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए। और चूंकि आखिरी वाली स्टेटमेंट में मैंने बहुत ज्यादा अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दिया है, तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा व्हाट, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। राइट? आप लोगों ने चाहे 2 अमीनो एसिड आपस में जोड़ने हो, या 4 जोड़ने हो, या 100 अमीनो एसिड आपस में जोड़ने हो, प्रोसेस या रिएक्शन एक ही तरीके से होता है, जिसे बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ना चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन डेवलप a polypeptide bond between the 2 adjacent amino acids. If I want to combine 10 amino acids, so I will develop 9 peptide bonds. And if I'm going to join 100 amino acids, so I will have 99 peptide bond, but the method is same. Let's see how we are doing it.
तो स्टूडेंट्स जरा प्रीवियस बोर्ड को देखें तो मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने अमाइनो ग्रुप को ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है, अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप, और फिर उसके बाद मैंने यूज की क्या, अल्फा कार्बन, जिसको मैंने यूज किया किस इंक से, ब्लैक इंक से। सो आई वांट टू फॉलो द सेम कलर कोड, और ऊपर हमने अटैच की व्हाट, एक हाइड्रोजन, और ऊपर हमने अटैच कर दी व्हाट, एक आर, एंड आर वाज रेड, इनिशियली इट वाज रेड, इट इज आर, दैट इज ओनली वेरिएबल, और एंड पे हमने यूज किया व्हाट, COOH, और मैंने आपको बोला था कि हम COOH को ऐसे भी लिख सकते हैं, you know this is amino group, this is carboxylic group, this is H and this is the variable। मैं ऐसा ही एक अमाइनो एसिड यहां ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग विद द सेम थिंग, that is amino group, something like it, followed by carbon having a hydrogen at the base and a red R at the top and a red लिटमस पेपर के लिहाज से कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये दो अमाइनो एसिड जो ही दूसरे के आमने सामने आएंगे तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, समथिंग लाइक इट। अब जरा गौर करें, यहां से हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, -H2O, राइट। अब इस कार्बन का लिंक सीधा इस नाइट्रोजन के साथ डेवलप होगा, बिकॉज ये वाला OH और ये वाला H तो यहां से माइनस हो गया है। आए इसको मिला के लिखते हैं, सेम somewhere here is R, somewhere here is R, same thing, and now the turning point, that is COOH over here, और आपको याद है कि यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया हुआ है और यहां से OH एलिमिनेट हो गया है, तो इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड में से सिर्फ बच गया क्राउंड कार्बन। और अब ये जो क्राउंड कार्बन है इसका लिंक बनेगा डायरेक्टली इस नाइट्रोजन के साथ, तो ये जो मैंने एक बहुत ही थिक सा मोटा सा बॉन्ड बना दिया है, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब जरा बात को गौर से सुनिए कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप हिस्सा लेता है और अगले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप हिस्सा लेता है। एक बात आपने और बड़े गौर से माइंड में रखनी है कि अगर आप इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखें, NCC मींस ये इंट्रामोलेक्युलर स्ट्रक्चर है, ये एक अमाइनो एसिड का अपना जाती स्ट्रक्चर है और ये इस अमाइनो एसिड का अपना जाती स्ट्रक्चर है। बात बहुत गौर से सुनने वाले स्टूडेंट्स कि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ये कभी चेंज नहीं होते। ये बेसिक जो बोन है NCC वाली, ये कभी चेंज नहीं होती। हाँ, जिस एंगल को, जिस बॉन्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो यही पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम ये फ्लेक्सिबल पेप्टाइड बॉन्ड्स बना सकते हैं बिटवीन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, मे बी 2 और 4 और 10 और व्हाटएवर, और इस तरीके से हम बनाएंगे क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को फिर हम स्टूडेंट्स इस्तेमाल करेंगे for the formation of what, primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure, depending upon the usage of the molecule। और इन particular molecules की डिटेल के लिए wait till next time। Take very good care of yourself and your great parents and try to distribute happiness and joy in your surroundings। Thank you very much. Thank you for patiently listening. Bye bye.